जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम आपके लिए क्लास 12th के फिजिक्स का पहला अध्याय वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यह सीरीज जो हम आपके लिए यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहे हैं वे आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो एक वीडियो पर लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हम इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को एकदम बारीकी ढंग से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी हम देखते चलेंगे। तो वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अब हम आपके पहले अध्याय वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र को समझेंगे। आपको पता होगा ये जो आपका पहला अध्याय है ये फिजिक्स का एक पहला यूनिट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी। तो उसी का ये पहला भाग है। तो हम सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी को समझते हैं यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको दो शब्द दिख रहा होगा, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का अर्थ होता है चार्ज और स्टैटिक्स का अर्थ होता है स्थिर, यानी स्थिर चार्ज का अध्ययन। अब बोलेंगे स्थिर चार्ज क्या होता है। देखिए, जैसे हम अब अपने घरों में जो बिजली देखते होंगे उस बिजली में क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक तार है, ये एल्युमिनियम या कॉपर का एक वायर है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो करता है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फ्लो करता है, बहता है। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जब इलेक्ट्रॉन एक किसी वायर में गति करता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और यदि इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पर स्थिर रहता है, किसी बॉडी पर क्या रहता है, स्थिर रहता है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी आवेश का स्थिर रहना। जैसे मान लीजिए यदि हम इस मार्कर को अपने बाल पर रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो इस पर एक आवेश उत्पन्न होता है। जो आवेश यहाँ पर एक्यूमुलेट रहता है यानी स्थिर रहता है, वे आवेश यहाँ इस मार्कर में फ्लो नहीं कर पाते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। आप समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए हमने मार्कर को किसी बाल से रब किए हैं, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए इस भाग को हम रब किए तो यहाँ पर कुछ आवेश इकट्ठा हो जाता है। मान लीजिए अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ तो इस तरह से यहाँ पर आवेश इकट्ठा होता है। ये आवेश इस तरह से नहीं गति करते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी। और जहाँ आवेश गति करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो आपको क्लियर हो गया हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी क्या है, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है। इसका अध्ययन फ्रेंड्स, स्थिर आवेश का, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। ठीक। अब फ्रेंड्स, जैसे इसमें एक शब्द आया आवेश, तो आवेश को अब हम आगे समझते हैं कि आवेश क्या है। आप छोटी कक्षा क्लास 10 से भी आवेश के बारे में पढ़ते चले आए होंगे। तो इसमें हम यहाँ पर इसका एक एलिब्रेट यानी एक्सप्लेनेशन जो होगा इसका एक ज़्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में होगा, यानी ज़्यादा विस्तार से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश किया जाएगा। फ्रेंड्स, तो आपको स्थिर वैद्युतिकी क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम आवेश को समझते हैं यानी चार्ज को समझते हैं। आवेश क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जब हमने आपको बताया कि जब हम किसी बॉडी को किसी दूसरी बॉडी से रब करते हैं, दूसरी बॉडी से रगड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है। ठीक। तो इस इलेक्ट्रॉन के आने जाने से दोनों बॉडी पर एक चार्ज डेवलप होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने मान लीजिए ये क्या है, खाल है, ठीक, या कोई एक कपड़ा है, ठीक, ये क्या है, कपड़ा है, ठीक। और यहाँ पर हमने एक छड़ी ले लिया है,
इस छड़ी को हम, इस कपड़े से इस छड़ी को हम जब रब करेंगे, आपस में रगड़ेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। या तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन इससे इसमें आ सकता है, या मान लीजिए अगर इलेक्ट्रॉन इसमें ही आया है, ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे। मान लीजिए उससे 3 इलेक्ट्रॉन इसमें आया है, और तो इस पर क्या हो जाएगा, 3 नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आवेश। इसी को हम लोग फ्रेंड्स क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो आवेश की हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख करके रखा है कि आवेश पदार्थ का वह गुण है, आवेश पदार्थ का वह गुण है जो किसी वैद्युत क्षेत्र में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। यानी यदि हम आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसको हम इसी चैप्टर में और डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं इस चीज़ को, जो हमने इस परिभाषा में लिखा है। आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। तो धन आवेश, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आवेश है, इसके चारों ओर इसका एक विद्युत क्षेत्र बनता है। जैसे कोई चुंबक होता है, मान लीजिए अगर कोई ये चुंबक है, तो चुंबक के चारों ओर अपना एक क्षेत्र होता है, जहाँ पर ये किसी लोहे के कण को आकर्षित कर पाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, चुंबक के क्षेत्र बोलते हैं, ठीक, जहाँ पर कि चुंबक का प्रभाव होता है। सेम टू सेम वही कहानी आवेश में होता है। जब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर एक फील्ड बनता है, और ये फील्ड इस तरह से होते हैं, इस तरह से एक फील्ड बनता है, जिसको हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, जिसको हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर में ही, ठीक। तो अब मान लीजिए यहाँ पर एक आवेश है, धन आवेश है, और यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई आवेश हम लाएं, अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर लाते हैं इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इस आवेश पर जो है, इस आवेश पर एक प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। यानी समान आवेश में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ये आप छोटी कक्षा में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर इस आवेश को यहाँ पर एक धक्का लगेगा, ठीक। या ऐसे हो सकता है, यदि मान लीजिए यहाँ पर कोई निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज को ये क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो वही परिभाषा हमने लिखा है कि आवेश पदार्थ का वह गुण है जो किसी वैद्युत क्षेत्र में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और एक बात याद रखिएगा, आवेश जो है एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। अदिश राशि इसको हम क्यों कहते हैं, इसे हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम समझेंगे कि अदिश राशि यानी आवेश को अदिश राशि क्यों कहा जाता है, ठीक। अब एक बात और याद रखिएगा कि आवेश का जो एसआई मात्रक है, वे एसआई मात्रक क्या है, कूलम है। आवेश का एसआई मात्रक क्या है, कूलम है। तो आप इस बात को नोट करके रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक। उसके बाद आप याद रखिएगा आवेश का जो बीमीय सूत्र होता है, आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है, AT होता है। आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है, AT। बीमीय सूत्र के बारे में आप क्लास 11th में थोड़ा बहुत जान गए होंगे। यदि आप नहीं जानते हैं तो हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम आपको बीमीय सूत्र भी समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने आवेश के बारे में समझा। अब हम आवेश के गुण को समझते हैं, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल बोर्ड एग्जाम में इससे आते हैं, ठीक। तो आवेश के गुण के बारे में हम क्या जानते हैं फ्रेंड्स, कि आवेश का पहला गुण क्या है कि किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश, निकाय का अर्थ होता है सिस्टम, समझते हैं निकाय, किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश उस निकाय के प्रत्येक कणों पर उपस्थित आवेश के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। इसे वैद्युत आवेश की योज्यता कहा जाता है। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि वैद्युत आवेश की योज्यता से आप क्या समझते हैं, क्या बोलेंगे, किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश उस निकाय के प्रत्येक कणों पर उपस्थित आवेश के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है, जिसे आवेश की योज्यता कहते हैं, ठीक। अब इसको हम समझते हैं। ये हमने क्या लिखा है, किसी निकाय का अर्थ होता है सिस्टम। मान लीजिए हमने एक सिस्टम आपको दिया, ये एक सिस्टम है, और इस सिस्टम में, इस निकाय में मान लेते हैं इसमें कुल मिलाकर 5 बॉल्स है।
5 बॉल है, 5 गेंदे हैं। इसमें हम क्या, इस सिस्टम को हम क्या करते हैं, आपस में ऐसे हिला देते हैं। पूरा जोर से हिलाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सभी बॉल आपस में टक्कर खाएंगे और टक्कर खाने से क्या होगा, यहाँ पर आवेश का क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी आवेश एक बॉल से दूसरे बॉल में जाएंगे। मान लीजिए ऐसा करने से इस बॉल पर है 2 कूलम चार्ज, -2 कूलम चार्ज आया। इस बॉल पर मान लीजिए +3 कूलम चार्ज है और इस बॉल पर मान लीजिए +4 कूलम चार्ज है और इस बॉल पर मान लीजिए +5 कूलम चार्ज है और इस बॉल पर मान लीजिए -7 कूलम चार्ज है। अब हम आपको बोलेंगे कि इस पूरे निकाय का, इस पूरे सिस्टम पर आवेश की मात्रा कितनी है। तो आप क्या कीजिएगा, इसका सीधा सिंपल क्या कर दीजिएगा, बीजगणितीय योगफल निकाल दीजिएगा। क्या निकालेंगे, बीजगणितीय योगफल। अब बीजगणितीय योगफल मतलब चिन्ह के साथ इसको जोड़ना है। जैसे देखिए -2 कूलम प्लस में क्या लिखेंगे, 3 कूलम +4 कूलम +5 कूलम -7 कूलम। इसको आप अगर टोटल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 4 9 9 3 12 में से कितना घटाना है, 9 घटाना है। यहाँ पर आ जाएगा +3 कूलम। यानी बोलेंगे इस पूरे सिस्टम पर, इस पूरे निकाय यानी सिस्टम पर कितना आवेश है, +3 कूलम आवेश है। तो इसी को हम बोलते हैं वैद्युत आवेश की योज्यता। ठीक, क्लियर हुआ कि किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश यदि निकालना है तो उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें जितने भी पार्टिकल होंगे, जितने भी कण होंगे, उन कणों पर जो वैद्युत आवेश मौजूद होगा उसका हम क्या निकालेंगे, बीजगणितीय योगफल निकालेंगे। तो इससे जो हमको रिजल्ट प्राप्त होगा वही रिजल्ट क्या होगा, उस निकाय का कुल वैद्युत आवेश होगा। तो क्लियर हुआ। फिर से आप इसको समझ लेंगे, किसी निकाय का कुल वैद्युत आवेश उस निकाय के प्रत्येक कणों पर उपस्थित आवेश के बीजगणित योगफल के बराबर होता है। इसे वैद्युत आवेश की योज्यता कहते हैं। आप इसको ढंग से याद कर लीजिएगा कि वैद्युत आवेश की योज्यता क्या है। ठीक, यानी आवेश का बीजगणितीय योगफल ये क्या है, वैद्युत आवेश की योज्यता है। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला है कि किसी पदार्थ पर, ठीक, ये क्लियर हुआ होगा कि वैद्युत आवेश की योज्यता क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि किसी पदार्थ, अगर कोई भी बॉडी है, कोई भी पदार्थ है, तो किसी पदार्थ पर कुल आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्णांक गुणक होता है। किसी पदार्थ पर कुल वैद्युत आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का पूर्णांक गुणक होता है। इसे आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। यानी कहने का अर्थ क्या है कि यदि मान लीजिए आपको किसी बॉडी का चार्ज जानना है, इस बॉडी पर कितना चार्ज है, उसमें चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन, वे क्या होंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा उसका क्या होगा, पूर्णांक गुणक होगा। पूर्णांक गुणक का अर्थ होता है, देखिए, यानी इसको हम बोल सकते हैं, आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, Q = ±me। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम कहेंगे ये बॉडी है, इस पर जो चार्ज है, अगर मान लेते हैं इस पर कितना चार्ज हमको बताना है, इस पर क्या चार्ज हो सकता है उसमें बताएंगे क्या हम इसमें, या तो उस पर +1 कूलम चार्ज हो सकता है, या +2 कूलम चार्ज हो सकता है, +3 कूलम चार्ज हो सकता है, +4 कूलम चार्ज हो सकता है, या माइनस, यानी +-1 कूलम चार्ज, या तो -1 कूलम चार्ज, -2 कूलम चार्ज, -3 कूलम चार्ज, -4 कूलम चार्ज। यानी किसी भी बॉडी पर जो आवेश होगा, चार्ज होगा, वो क्या होंगे, वो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका क्या होगा, पूर्णांक गुणक होगा।
एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके हो सकता है। ठीक, इतनी बातें आपको क्लियर हुई। इसमें क्या समझे हम, बताओ फ्रेंड्स, कि किसी पदार्थ पर यदि आवेश जानना है तो वो आवेश क्या होंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा उसका क्या होगा, पूर्णांक गुणक होगा। यानी यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा उसका क्या होगा, पूर्णांक गुणक होगा। n का अर्थ होता है, यहाँ पर n का अर्थ होगा +-1, +-2, +-3, +-4, यानी इस तरह से एंड सो ऑन अंत तक हो सकते हैं, अनंत तक हो सकते हैं। तो यानी किसी बॉडी पर अगर आवेश बताना है तो उस पर क्या हो सकते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो सकता है, या तो दो इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, या तो तीन इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, या तो चार इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो सकते हैं। ठीक, इसको हम आगे भी और डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक, अब आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है कि किसी विलग निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। यानी कोई भी अगर सिस्टम है, और वे विलग है, विलग का अर्थ होता है आइसोलेटेड, किसी दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, आइसोलेटेड है। ठीक, किसी विलग निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। इसको आप दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं, बात एक ही हुआ। ठीक, किसी विलग निकाय का कुल आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। अच्छा, इसे यदि आप कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करें, देखिए हमने क्या कहा, किसी विलग निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, या आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपको एक रिएक्शन के तौर पर हम समझाएं, जैसे मान लीजिए आपको पता होगा कि सोडियम और क्लोरीन जब आपस में रिएक्ट होते हैं तो आपको पता होगा इस पर सोडियम पर प्लस चार्ज होता है, यहाँ पर +1 चार्ज और इस पर -1 चार्ज। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं। NaCl जो यहाँ पर है, यहाँ पर अगर इसका पूरे NaCl का चार्ज प्लस और यहाँ माइनस होगा, यानी यहाँ पर अगर कुल आवेश देखा जाए +1 और यहाँ पर -1, तो +-1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखेंगे +1 और -1 करेंगे तो क्या होगा, 0। यानी आवेश जो है हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। किसी भी सिस्टम का, किसी विलग निकाय का कुल आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। यानी आवेश को न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इसको क्या किया जाता है, ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप उदाहरण से समझना चाहें इसको, जैसे मान लीजिए अब फ्रेंड्स हम इसके बाद आपके लिए कूलॉम के नियम को बताने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इस वीडियो का आनंद लीजिए। आगे जो हम कूलॉम का नियम समझेंगे उससे पहले हम इस चैप्टर के इतनी बातें जो हमने आपको बताया, यहाँ से जुड़े कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी कराएंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। जैसे आवेश का, इसमें आवेश के बारे में ज़्यादा हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पर आगे। ठीक, तो उसके बाद हम कूलॉम के नियम को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। ठीक।